इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? विलेयता, ये मैं हर दिन याद दिलाता हूं आपको, विलेयता, हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, राउल का नियम हम जान चुके हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है ये भी समझ चुके हैं। और अब हम लोगों ने पिछले क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट कर लिया। हमने क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन पढ़ लिया है। और साथ ही साथ इन सब के न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। आपको याद होगा बेटा, मैंने इसके खूब सारे आपको न्यूमेरिकल करवाए थे, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे आपको घर में करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपने वो बना लिए होंगे। हमने अलग अलग तरीके सीखे। न्यूमेरिकल कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाते, उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि आपका न्यूमेरिकल खराब है, आपको न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता, तो मैंने आपको कुछ सरल तरीके समझाए थे, मैंने कुछ लॉजिक, कुछ ट्रिक्स बताए थे, जिससे आप किसी भी प्रश्न को इस चैप्टर में हल कर सकते हो। और ना सिर्फ इस चैप्टर में, हर चैप्टर में जब जब न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, मैं उस न्यूमेरिकल को दो तरीके से बताऊंगा। एक बुकिश पैटर्न में कि बुक में कैसे लिखा है, बुक वाले क्या समझाना चाहते हैं, और दूसरा एक ऐसा तरीका जिसमें हर वो बच्चा जो अगर कमजोर भी है वो भी न्यूमेरिकल को समझ सके। तो चलिए फिर, हम पिछले क्लासेस में ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है बेटा, टॉपिक का नाम है असामान्य अणु द्रव्यमान। पर इस टॉपिक के तक पहुंचने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अणु संख्यक गुण के बारे में कुछ और भी अपने तरफ से बताना चाहता हूं। बेटा क्या है वो, जरा गौर सुनेगा। हम ऑलरेडी 4 अणु संख्यक गुण पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या था बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या टॉपिक हमने अब तक पढ़ा है? पहला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा हिमांक में अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा था परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथा था वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और भूलेंगे नहीं, ये सब अणु संख्यक गुण है। तो बेटा अणु संख्यक गुण क्या होता है? अणु संख्यक गुण क्या होता है? वे सारे गुणधर्म किसी भी विलयन के, गौर सुनेंगे, किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो उस विलयन में पाए जाने वाले विलेय की मात्रा पर निर्भर करे, विलेय की मात्रा पर निर्भर करे, उसके मोल्स की मात्रा पर निर्भर करे, उन्हें हम कहते हैं बेटा अणु संख्यक गुण। और ये 4 जो अणु संख्यक गुण आप पढ़े हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। अब आज कुछ और छोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। अब सुनो, इन सब के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करो, ऐसा प्रश्न आएगा 5 नंबर का। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बता रहा हूं। अब बेटा कॉम्पिटिटिव में तो मल्टीपल चॉइस आता है, एमसीक्यू आता है, उसमें क्या बताना है आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको हल करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको जरा समझ लो। तो जब भी एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो बेटा या तो 3 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो कैसे क्वेश्चन आएगा? सीधा लिखा हुआ आएगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, उसे पूरा पूरा एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन सबकी परिभाषा देते हुए जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया है उसको लिखेंगे, और लास्ट में जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला में किस किस चीज को क्या बोलते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ग्राफ मैंने बना के दिया था वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये 5 नंबर 3 नंबर में ऐसे आता ही है। रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल मैं आपको सिखा चुका हूं। न्यूमेरिकल आमतौर पर 3 नंबर में आता है। ध्यान सुनेंगे, इन सभी टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है, मैं चीजों क्लियर करते हुए चलता हूं बेटा, ध्यान सुनेंगे। इन सबसे रिलेटेड अगर थ्योरी क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, तो बेटा वो आएगा 3 नंबर का और 5 नंबर का। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन सभी टॉपिक के ऊपर 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं, तो इन सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल 3 नंबर के ही आते हैं। 3 नंबर के ही आते हैं। 5 नंबर में
बहुत रेयर केस में होता है, बहुत बहुत कभी कभी ही ऐसा होता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आ जाए। तो इन सभी टॉपिक में अगर थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं तो बेटा 5 नंबर के लिए तैयार रहिए बोर्ड एग्जाम में, और अगर न्यूमेरिकल के बारे में बात करें तो 3 नंबर के लिए। लेकिन इन सभी टॉपिक के ऊपर एक और तरह का क्वेश्चन आता है, एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपको पता है जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे या किसी एग्जाम में बैठेंगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादा नंबर वाले, वो बन जाते हैं, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले बन जाते हैं। हम फंसते हैं छोटे क्वेश्चन में। जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, परेशान करते हैं बेटा। क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए तो आपको चैप्टर में सब कुछ समझना है, हर चीज को डीपली समझना है। और आप पुस्तक जरूर रीड करेंगे। याद रखना, पुस्तक में लिखा हुआ एक एक चीज मैं मुंह से बोल रहा हूं, पर लिखवाया नहीं जा सकता। तो इसलिए बेटा आप अगर हर क्लास अटेंड किए हो, यकीन मानो पुस्तक को जब रीड करोगे ना, सब समझ में आएगा। और अगर एक आध कोई लाइन या पॉइंट मैं नहीं बता पाया हूं, उसको भी आप खुद से समझ लोगे। जब आप किसी चैप्टर को इतने डीपली पढ़ते हो या अच्छे से पढ़ते हो, तो पुस्तक में अगर 1-2 लाइन आपको कुछ नया लिखा हुआ मिल भी जाएगा ना, जो मैं नहीं बता पाया हूं या कुछ स्किप हो जाए, उसको भी आप आराम से कर लोगे। तो आप कभी भी इस चीज को लेकर परेशान मत होना बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई 1 लाइन या 2 लाइन ऐसा लिखा हो जो हम क्लास के बीच में नहीं बोल पाया, छूट जाए, तो उसको लेके बहुत टेंशन मत लेना कि सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया या ये वाला छोटा सा लाइन जो है नहीं बताया। आप जब चैप्टर को पढ़ते हो ना पूरा, तो कुछ छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो आपका एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि छोटी मोटी चीजें आपके सामने आएंगी, उसको भी आप आराम से कवर कर लेंगे, खुद से समझ जाएंगे। आपको उस स्तर की तैयारी करनी है कि कुछ छोटी मोटी चीजें आपके सामने आ जाए, उसको आप खुद से समझ सके, खुद से डील कर सके, और आपको इतना ताकत अपने अंदर पैदा करना भी पड़ेगा बेटा। तो चलो, तो मैं बता रहा था कि इस टॉपिक में थ्योरी वाले क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, न्यूमेरिकल तो मैं करवा ही दिया हूं। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे नंबर वाले, ये थोड़े परेशान करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस टॉपिक से जो छोटे नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, वो कैसे आते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको ना एग्जाम में बोलेगा कि मान लीजिए हमारे पास 2 विलियन है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। बोलेगा 1 विलियन में मान लीजिए 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल ग्लूकोज है, और मान लीजिए 1 विलियन में 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl है। तो चलो बताओ इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, किसका हिमांक ज्यादा होगा, किसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, किसका परासरण ज्यादा होगा, किसका वाष्प ज्यादा होगा, किसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्यादा होगा। तो आपको इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पूछा जाएगा, चलो बताओ कि किस विलयन का अणु संख्या गुण ज्यादा होगा। तो इन सब के लिए आपको क्या याद रखना है? तो इन सब के लिए आपको बस ये याद रखना है बेटा कि आपको इतना तो पता है ना कि जो अणु संख्या गुण होता है, जो अणु संख्यक गुण होता है, वो किस पे निर्भर करता है बेटा? वो निर्भर करता है विलेय की मोलों की संख्या पे, है ना। मैंने क्या बताया? मैंने यहां पर क्या बताया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो कहानी यह है कि जिस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, जिस विलयन में विलेय की मोलों की संख्या ज्यादा पाई जाएगी, उसमें अणु संख्या गुण भी ज्यादा पाया जाएगा। अब परेशानी क्या है, जरा गौर सुनना। अणु संख्या गुण का जब मैंने आपको परिभाषा बताया था, तो मैंने बोला था अणु संख्या गुण सिर्फ यह देखता है कि विलयन में विलेय
कि कितने कण हैं, गौर से सुनना। अणु संख्या गुण सिर्फ यह देखता है कि विलयन में विलेय के कितने कण हैं, पर वो कौन से कण हैं इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। वो कौन से कण हैं, वो कौन से पार्टिकल हैं, उनका गुणधर्म क्या है, ये सब नहीं जानना है। आपको सिर्फ विलेय के कणों की मात्रा पे फोकस करना है। तो उस हिसाब से अगर हम इस एग्जांपल को गौर से समझें तो सुनना बेटा, अगर आप किसी विलयन में ले लेते हो 3 मोल ग्लूकोज के अणु, गौर से सुनना बेटा, अगर मैं किसी विलयन में डाल देता हूं 3 मोल ग्लूकोज तो आपको क्या दिखेगा? तो बेटा पानी में जाते ही आपको मिलेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के अणु। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर आपको ग्लूकोज के अणु दिख रहे हैं। ये सिंपल था। लेकिन दूसरा एग्जांपल जरा दूसरा एग्जांपल देखो, इसको ध्यान से समझिएगा। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ले लिया 3 मोल NaCl। इस बार मैंने NaCl ले लिया। अब बेटा 3 मोल NaCl को अगर मैं पानी में डालूंगा तो आप सबको पता है NaCl पानी में जाते ही टूट जाता है, उसका वियोजन हो जाता है, उसका डिसोसिएशन हो जाता है, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। तो बेटा एक NaCl का मोल पानी में जाएगा तो एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन बनाएगा, पर यहां पर 3 मोल है, NaCl का 3 मोल है, तो बनेंगे 3 क्लोराइड के आयन और बनेंगे 3 सोडियम आयन। तो अब तुम मुझे ये बताओ, कुल मिला के अब इस विलयन में कितने कण हैं? आप देख सकते हैं बेटा, अब इसमें 6 कण हैं। तो यहां पर आपने ग्लूकोज को जब पानी मिलाया तो यहां पर दिख रहा है बेटा 3 मोल्स कण यानी कि पार्टिकल, और यहां पर है बेटा अब 3 मोल NaCl जाते ही बना देता है 3 मोल्स कण यानी कि पार्टिकल। और मैंने अभी क्या बताया था, जो अणु संख्या गुण होते हैं वो सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कि कण कितने हैं, कौन सा कण है इसको नहीं देखना है, कण कितने बस उसको देखना है। तो बेटा आप साफ साफ देख सकते हो, शुरू में मैंने इसको भी 3 मोल लिया, इसको भी 3 मोल लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चलो बताओ 3 मोल ग्लूकोज और 3 मोल NaCl में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका हिमांक ज्यादा होगा, किसका परासरण दाब ज्यादा होगा, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा? तो बेटा आपको यह भी समझना है कि आप जिस अणु को या किसी पदार्थ को जब पानी में डालते हो तो कहीं वो वियोजन तो नहीं कर रहा है, कहीं वो टूट तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो टूटा तो कहानी बदल जाएगी। तो आपने यहां पर क्या देखा? अब बताओ, इसमें 3 कण है, उसमें 6 कण है, तो स्वाभाविक सी बात है इस वाले विलयन का अणु संख्या गुण ज्यादा होगा, यानी कि इस वाले का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, परासरण दाब ज्यादा होगा, और वाष्प दाब पता है ना, अणु के आ जाने से पानी में विलेय के अणु के आ जाने से वाष्प दाब कम हो जाता है। तो बेटा इस वाले में वाष्प तो बनेगा, पर उसके तुलना में यहां वाष्प कम बनेगा। क्यों? वाष्प दाब याद है ना, जितने ज्यादा विलेय का कण होंगे वाष्प दाब उतना ही कम होता है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि सिर्फ इनको देखने से पता नहीं चलता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए 3 मोल ग्लूकोज 3 मोल NaCl किसका अणु संख्या गुण ज्यादा है, तो उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास जो विलेय है कहीं वो पानी में जाते ही टूट तो नहीं रहे। अगर वो टूटा तो कहानी बदल जाएगा। और एक एग्जांपल देखो, इस बार मैंने ले लिया 3 मोल CaCl2। मान लो इस बार मैंने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, पर इस बार कहानी में और बदलाव आएगा बेटा। जब तुम इसको डालोगे, जब तुम इसको 3 मोल कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो बनेंगे 3 कैल्शियम के आयन और बनेंगे क्लोराइड के कितने आयन बताओ, यहां क्लोराइड के कितने आयन बनेंगे? हाँ, यहां पर क्लोराइड के कितने आयन होंगे बेटा? 6। मंजीत सही बात है बेटा, 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने कण हो गए? तो यहां तो ये हो गए, अब यहां पर 9 मोल्स, अब ये हो गए 9 मोल्स कण हो गए, 9 मोल्स पार्टिकल। तो फिर ऐसे में उस विलयन का, तो ऐसे में इस विलयन में देखो कितने सारे कण आ गए। तो ज्यादा कण आएंगे अगर, तो स्वाभाविक सी बात है
स्वाभाविक सी बात है अणु संख्या गुण भी ज्यादा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अणु संख्या गुण क्योंकि कणों के मात्रा पर निर्भर करता है, तो जिस विलयन में ज्यादा कण होंगे उसका अणु संख्या गुण भी ज्यादा होगा। प्लीज कॉपी करेंगे इसको या स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। तो अगर प्रश्न आ गया 3 मोल ग्लूकोज, 3 मोल NaCl और 3 मोल CaCl2 में किसका अणु संख्या गुण ज्यादा होगा, तो जवाब आपके सामने है किसका, CaCl2 का, CaCl2 का। ओके, तो एक काम करते हैं, इन सभी चीजों को एकदम व्यवस्थित तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूं, एकदम व्यवस्थित तरीके से मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां देखना बेटा, हमारे पास कणों की संख्या, एक मिनट मैंने बोला बेटा कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा, उतना ही ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा, उतना ही ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा। ओह क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी। जितने ज्यादा कण होंगे उतना ही ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा, उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा, उतना ही ज्यादा हिमांक में अवनमन होगा, उतना ही कम क्वथनांक होगा, उतना ही ज्यादा परासरण दाब होगा, उतना ही ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन होगा, और उतना ही कम वाष्प दाब होगा। ये लीजिए, मैंने सारे यहां पर आपके सामने रख दिया बेटा, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देख सकते हो कि कणों की जो संख्या होती है हर कोई उसके समानुपाती है, बस हिमांक जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है और विलयन का वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है जी, कैसे हुआ, याद है ना आपको बेटा? अगर आपको वो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला कहानी याद होगा, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है और ये मान लो -5 डिग्री सेल्सियस, या पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है? यहां सुनना। तो ये बेटा, ये जो नीचे वाला है ये विलयन का होता है और ये विलायक का होता है, और इन दोनों के बीच जो अंतर होता है उसको डेल्टा TF लिखते हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये तो पता है ना, जितना ज्यादा विलय मिलाओगे उतना ही ज्यादा अंतर बढ़ता जाएगा, यानी कि डेल TF का मान बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा विलय मिलाओगे तो इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता जाएगा, यानी कि डेल TF का मान बढ़ता जाएगा। तो बेटा कणों की संख्या बढ़ाओगे तो डेल TF का मान बढ़ेगा, समानुपाती है। लेकिन अब बताओ, ज्यादा विलय मिलाऊंगा तो बेटा ग्राफ और पीछे जाता जाएगा। तो भले ही डेल TF का मान बढ़ रहा है, पर TF का जो मान है ये तो छोटा होता जा रहा है ना, TF का मान और छोटा हो रहा है, -5, -10, -20। तो क्या समझे, विलय की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो डेल्टा TF का मान बढ़ता है, डेल्टा TF का मान बढ़ेगा, समानुपाती है। लेकिन TF का मान तो कम होते जा रहा है ना, -5, -10, -20। तो याद रखना बेटा, कणों की संख्या, यह बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कणों की संख्या ज्यादा हो तो हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, पर हिमांक कम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। और आखिरी में वाष्प दाब, ये तो आपको पता ही है, जितना ज्यादा विलय मिलाते हैं वाष्प उतना ही कम बनता है। तो जितने ज्यादा अणु की संख्या होंगी वाष्प दाब उतना ही कम होगा। तो इसको समझने का 2 तरीका है, या तो उसको आप लॉजिकली समझो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, लॉजिकली समझो, और लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक सूत्र जैसा मान लो, और आसान कर दूं। ऐसे याद रखो कि कणों की संख्या ज्यादा होंगी तो सब ज्यादा होंगे, बस 2 चीज उल्टा है, हिमांक
और वाष्प दाब, बस ये दो अपोजिट होता है, बाकी सब समानुपाती हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन करवाता हूं बेटा आपको मैं। हाँ बेटा H2SO4 का भी बताता हूं मैं, मंजीत। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसकी और उदाहरण बताता हूं। निचल ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लूकोज नहीं टूटता बेटा, ग्लूकोज वियोजित नहीं होता, इसीलिए उसके अणु संख्या गुण में बहुत अधिक बदलाव नहीं होता। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चलो फिर मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं, उम्मीद करता हूं आप बना लेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और आपके सामने, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं बेटा, ठीक है। मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। तो हाँ, पहला प्रश्न, 1 मोल ग्लूकोज और 3 मोल ग्लूकोज में किसका ΔTB का मान ज़्यादा होगा? 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल NaCl में किसका TB का मान ज़्यादा होगा? ये प्रश्न है, ठीक है। 1 मोल CaCl2 में और 1 मोल AlCl3 में किसका TF का मान ज़्यादा होगा? 3 मोल ग्लूकोज में और 3 मोल K2SO4 में किसका परासरण दाब ज़्यादा होगा? 1 मोल HCl में, और एक बच्चे ने पूछा इसलिए चलो 3 मोल H2SO4 में किसका क्या ले लें? वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो लीजिए आपके सामने मैंने कुछ प्रश्न रख दिए हैं बेटा। आपको सबका ये सारे अणु संख्या गुण किसका ज़्यादा होगा आपको बताना है। चलिए कुछ प्रश्न आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ बना लेंगे। चलो ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। मैं भी आपके पीछे पीछे आपका आंसर दूंगा, आपको आंसर दूंगा, आप भी ट्राई करो। प्रेमपाल सक्सेना, धन्यवाद बेटा। चलो क्वेश्चन बनाओ। मंजीत मेरे क्लास के लिए आपने स्कूल की छुट्टी मार दी। ऐसा मत करो बेटा, स्कूल जाओ, आप बिल्कुल स्कूल जाइए। इसका तो रिकॉर्डिंग वीडियो शाम को भी आप देख सकते हैं ना बेटा, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो तो आप शाम को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटी कुमारी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ मुकेश, बिहार बोर्ड का पूरा सिलेबस इसमें होगा, आप चिंता ना करें। हाँ, बिहार बोर्ड क्या, ये हम लोग बेटा किसी एक बोर्ड पर बाध्य नहीं है। हम सभी चीज़ों को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि सारे बोर्ड में बच्चे आसानी से जो है सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, आपको आंसर बताना है। इसको ए मान लेते हैं, ए, और इसको बी मान लेते हैं। बस आपको ऐसे आंसर देना है कि फर्स्ट में ए या बी, सेकेंड में ए या बी, थर्ड में ए या बी। तो ऐसे में मैं आसानी से आपका आंसर चेक कर पाऊंगा। राज गुड मॉर्निंग, गणेश गुड मॉर्निंग। फर्स्ट का बी सही है बेटा, फर्स्ट का बी आंसर होगा करेक्ट। दूसरा बताओ, सेकंड का टीबी सही है, ये ज़्यादा होगा। विश्वजीत सही आंसर है बेटा, निखिल सही आंसर है, कामना सिंह राठौर वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। थर्ड का बताओ,
थर्ड में किसका टीएफ ज्यादा होगा? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। थर्ड का टीएफ किसका ज्यादा होगा? ध्यान दीजिएगा, अणु की संख्या ज्यादा तो टीएफ कम, अणु की संख्या ज्यादा तो टीएफ कम। अब देख लो इसमें अणु की संख्या किस में ज्यादा है, उसके हिसाब से आंसर देंगे, उसके साथ आंसर देंगे। ध्यान से देखना इस प्रश्न के, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। मैंने बोला बेटा अणु की संख्या ज्यादा तो टीएफ कम, पर मैंने पूछा है टीएफ ज्यादा किसका होगा? तो बेटा अणु की संख्या अगर ज्यादा होगी तो टीएफ कम होगी, और अगर टीएफ को ज्यादा लेना है तो अणु संख्या कम होना चाहिए, यानी कि ये इसका आंसर होगा, ये वाला। ये उल्टा रहता है ना, ये थोड़ा उल्टा रहता है। आगे बताओ, परासरण दाब किसका ज्यादा होगा? K2SO4 का। ये K2SO4 को तोड़ने जानते हो ना, K2SO4 को तोड़ने जानते हो ना बेटा? K2SO4 कैसे टूटेगा? K प्लस SO4 2- हो गया 3 कण, 3 कण, वहां 3 पार्टिकल है। HCl में 2 कण हैं, H प्लस Cl-, और H2SO4 में 3 कण हैं, H प्लस और SO4 2- 3 कण है, तो उसमें कणों की संख्या ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वाष्प दाब उल्टा होता है, कणों की संख्या और वाष्प दाब उल्टा होता है, तो ज्यादा कणों की संख्या तो वाष्प दाब कम, तो बेटा इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। कंफर्म कीजिए, आपने भी ऐसे ही कुछ किया है? कंफर्म करेंगे बेटा, आपने भी ऐसे कुछ किया है क्या? निखिल, विश्वजीत, सही है बेटा, एकदम सही आंसर है। राजकुमार, वेरी गुड। गणेश, सही आंसर है बेटा। हाँ कामना, मैंने देख लिया बेटा, आपने सही आंसर दिया है। हाँ अभय, तुम हमें सही आंसर देते हो बेटा, मुझे याद है। ठीक, तो अब एक प्रश्न मैं आपके सामने और रखता हूं, ठीक है? एक प्रश्न बस मैं आपके सामने और रखता हूं। हाँ, आपको बताना है, मैं आपके सामने कुछ कण लेने वाला हूं, जैसे कि NaCl, H3PO4, एक मिनट, Na3PO4, K2Cr2O7 और K4FeCN6। आपको इन सभी अणुओं को एक काम करते हैं, किसके आधार पर लेते हैं बेटा? डेल टीएफ के आधार पर। चलो डेल टीएफ में बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इन सभी कणों को डेल टीएफ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, जमाना है। चलो ट्राई करो। साहिल, 4 करेक्ट है, अच्छी बात है बेटा। 5वें वाले में उल्टा था बेटा, बस 5वें वाले में उल्टा था। तीसरे वाले का नाम बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट बस बोलते हैं, ऑक्साइड नहीं बोलते, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं बस इसको, ठीक है? जरा मैं कणों की मात्रा बता दूं, जरा मैं कणों की मात्रा आपके साथ क्लियर कर दूं। इसमें आप लिखे होंगे बेटा एक Na एक Cl, 2 कण। इसमें आप लिखे होंगे Na+ और PO4 3-। इसमें हो गए टोटल 4 कण। इसमें K+ और Cr2O7 2-। इसमें होंगे 3 कण। इसमें होगा बेटा K+ और FeCN6 4-। तो इसमें होगा बेटा टोटल 5 कण। अब इस तरह के प्रश्न बनाने में एक ही परेशानी आ सकती है, अगर आपको किसी यौगिक को तोड़ने नहीं आता, अगर आपको इन कंपाउंड्स को डिसोसिएट करने या तोड़ने नहीं आता, तो ही परेशानी आएगी। कई लोग ना इसको तोड़ने नहीं जानते, P को अलग कर देते हैं, O को अलग कर देते हैं,
Cr को अलग कर देते हैं, O को अलग कर देते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में अगर किसी को भी परेशानी हो रही है तो वो एक ही परेशानी है, मुझे पता है वो, और वो ये कि इन कंपाउंड्स को वो तोड़ने नहीं जानते। तो बेटा मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं हर तरह के बच्चे को साथ लेके चल रहा हूं। दिक्कत होता है जिनको, मैं आपको नहीं जानता पर्सनली, पर मुझे पता है कि आप अगर YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके संसाधन थोड़े कम हैं, आपको आसपास शायद उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं, और हर वो बच्चा जो अगर 11वीं में ठीक से नहीं भी पढ़ पाया होगा वो भी यहाँ पर बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। तो मुझे मालूम है कि आपको ये तोड़ने आता है, लेकिन जिन बच्चों को ये कंपाउंड तोड़ने नहीं आता उनको बस 1 मिनट सहयोग कीजिएगा, मैं थोड़ा समझा देता हूं आखिर इन कंपाउंड्स को तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो बेटा असल में इसका लॉजिक ये है कि हमेशा जो मेटल होता है, मेटल के साथ यहां कुछ भी जुड़ा हो, मेटल के साथ यहां मेटल यानी कि धातु के साथ कुछ भी जुड़ा हो, बॉन्ड हमेशा यहां से तोड़ेंगे। और यहां पर आपके पास कुछ भी हो, अगर इस तरफ हैलोजन होंगे तब भी जो बंध है वो यहां से टूटेगा। मैं जरा समझाता हूं मेरे बोलने के क्या मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पर KCl, K2SO4, Na3PO4, MgCO3, K4, Fe, CN6, Mg whole twice SO4, Mg whole twice SO4 whole twice। ये देखो, ये एक मिनट, इसको ऐसा लिखने की क्या जरूरत है। एक ये वाला एग्जांपल लेते हैं, MgPO4। हाँ, जरा ये एग्जांपल आप देख लो। हाँ, जैसे ये एग्जांपल है, और भी कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। AlCl3, CaBr2, इसके अलावा आप ले सकते हैं बेटा NaI एटसेट्रा। चलो यहां देखना, आपको इतना तो पता है ना कि ये धातु है, आप देख सकते हैं ये सब धातु हैं। तो हमेशा जो बंध होता है बेटा वो धातु के बगल से टूटता है। तो उस हिसाब से यहां से बंध तोड़ोगे तो आपको एक पोटेशियम मिलेगा और एक क्लोराइड मिलेगा। यहां से तोड़ोगे तो 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम मिलेगा और एक सल्फेट मिलेगा। अगर यहां से बंध तोड़ोगे तो 3 सोडियम आयन मिलेगा और एक फॉस्फेट मिलेगा। यहां से बंध तोड़ोगे तो इधर मिला बेटा एक मैग्नीशियम और एक कार्बोनेट। यहां से बंध तोड़ोगे तो लेफ्ट साइड मिलेगा 4 पोटेशियम और एक पूरा FeCN होल 6 पूरा एक साथ रहेगा ऐसा। इधर लेफ्ट साइड क्या दिखेगा बेटा आपको, 3 मैग्नीशियम आयन और इस तरफ मिलेगा बेटा 2 फॉस्फेट आयन। तो मैंने क्या सिखाया आपको, हमेशा बंध धातु के बगल से टूटता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने कितने आपको कण मिलेंगे। यहां पर हैलोजन के बगल से टूटता है तो इस तरफ आएगा 1 एल्युमिनियम, इधर आएगा बेटा 3 क्लोराइड, इधर आएगा 1 कैल्शियम, यहां आएगा 2 ब्रोमाइड, 1 सोडियम और यहां आएगा बेटा 1 आयोडाइड। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। और वैसे भी ये सारी बातें आपको मालूम होनी ही चाहिए, क्योंकि अब इसके आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक में आपको इन यौगिकों को तोड़ने आना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या को लेके अभी परेशान मत हो बेटा, वो धीरे धीरे आपको हालांकि वो पहले 11वीं में पढ़ा जा चुका है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, पर अभी के लिए ऑक्सीकरण संख्या को लेके परेशान मत हो। आगे चल के एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है सहसंयोजी यौगिक, उसमें मैं एक बार आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। Fe क्यों नहीं टूटा बेटा, ये जो बंध टूटते हैं ना, ये आयनिक बंध टूटते हैं।
जो संयोजी बंध होते हैं वो नहीं टूटते, पानी में डालने से आयनिक बंध टूटते हैं, संयोजी बंध नहीं टूटते। और यहां पर तुम पूछ रहे हो कि सर P और O अलग क्यों नहीं हुआ, FeCN से अलग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ना संयोजी बंध होता है, संयोजी बंध होता है इसलिए। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इस लॉजिक को याद रखिए, तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। ओके, तो अभी अभी आपने देखा कि हम कैसे अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी कंपाउंड को तोड़ करके। तो बेटा पहले के आंसर मैं बता चुका हूं, ठीक है, बनेगा बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा, आप चिंता ना करें। हां, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक आपके सामने आने वाला है बेटा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट किस उद्देश्य से मैं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आता है, ये मैं बताऊं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता। अब तक जो कुछ मैंने पढ़ाया है वो 12वीं बोर्ड में ज्यादा आते हैं, ये 12वीं बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं आता। लेकिन अगर ये टॉपिक 12वीं बोर्ड में आया तो फिर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, इसके प्रश्न नहीं बना पाते। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि 12वीं बोर्ड में ज्यादा आता है, ये 12वीं बोर्ड ज्यादा नहीं आता। इससे पहले जो कुछ मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है वो सब 12वीं बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा आता है, ये कम आता है। पर अगर ये आया तो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता। तो आप ये बताओ, अगर मुझे 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न मेरे से बन रहे हैं, अगर 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न मेरे से बन रहे हैं, तो बेटा 15 प्रश्न तो बहुतों से बनेंगे। तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या है? अंतर आपको पैदा करना है। कैसे? वो बचे हुए जो 5 प्रश्न हैं जिसको और कोई नहीं बना पा रहा, उसको मुझे बनाना है। ये सोचिए कि जो कठिन प्रश्न होते हैं उसको मुझे बनाना है। जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं वो तो हर कोई बना रहा है, मैं भी बना लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो घूमे हुए प्रश्न आते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे बनाया जाए, इसी पर आपको फोकस करना है। तो ये एग्जाम में ज्यादा नहीं आता, पर अगर ये आ गया तो आपके स्कोर को कम कर सकता है। और यही जो हर चैप्टर में ना, हर चैप्टर में 1-2 ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़े ना ट्रिकी होते हैं, दिमाग लगाने वाला, उसको अगर आप सीख गए तो फिर 90% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा। तो अब चलिए, इस टॉपिक में इतना क्या है जो मैं इतना जोर डालते हुए इस बात को आपको बता रहा हूं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जरा समझिएगा। एक अजीब सा अवलोकन आपके सामने आने वाला, जरा गौर से देखना बेटा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रश्न है, मान लो कि 10 ग्राम ग्लूकोज, C6H12O6, 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने डाल दिया 500 ग्राम जल में। तो चलिए ΔTB का मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है। एक और प्रश्न है, अगर 10 ग्राम एसिटिक अम्ल को, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं बेटा, एसिटिक एसिड, इसको अगर मैं फिर से 500 ग्राम मान लेते हैं, इसको बेंजीन में डाल देते हैं, बेंजीन में 500 ग्राम बेंजीन में डाल दूं, तो चलिए इस बार फिर से ΔTB का मान कितना होगा आपको बताना है। और सपोज इसमें दिया है KB का मान होता है 0.52 केल्विन, और यहां पर KB का मान होता है बेटा 5.1 केल्विन। ये मैंने एक उदाहरण आपके सामने रख दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दो अलग अलग प्रश्न हैं, एक ही जैसे प्रश्न हैं, दोनों बिल्कुल एक ही टाइप के दिखने वाले प्रश्न हैं। अब आपको कह रहा हूं ΔTB निकालो, चलो निकाल लेते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे तो सूत्र जबानी याद है ना? KB विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, और WA। मुझे तो ये सारे सूत्र अब एकदम जबानी याद हो गए हैं, है ना? WB 1000, MB, WA। चलो अब एक काम करते हैं, इनके हम जो वैल्यू है उसको पुटअप करते हैं बेटा। हमें ΔTB का मान निकालना है, KB दिया है 0.52, WB का मान कितना है 10 ग्राम, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कितना है बेटा 500 ग्राम। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं ΔTB वाले केस में, इस वाले केस में मतलब, तो KB का मान कितना दिया है बेटा 5.1, द्रव्यमान विलेय का 10 ग्राम, और
भार कितना दिया है विलायक का 500 ग्राम। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर देना। यहां पर क्या लिखूं और यहां पर क्या लिखूं, आपको आंसर देना है। यहां पर कितना वैल्यू पुट, पहले फर्स्ट वाले को बताओ, फर्स्ट वाले को बताओ यहां पर कितना मान मुझे रखना है। पहले वाले प्रश्न में एमबी का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे। पहले वाले प्रश्न में एमबी का मान कितना होगा बेटा? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ठीक है, ग्लूकोज नहीं टूटता। मंजीत क्या आंसर दे रहे हो बेटा? यहां 760 कैसे पुटअप करोगे? राजकुमार कैसा आंसर दे रहे हो बेटा? 760 दाब होता है, मैं अणु भार पूछ रहा हूं, भार पूछ रहा हूं। इसका ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है? यहां पर क्या पुटअप करेंगे? विले का अणु भार पुटअप करते हैं ना जी, तो कितना होगा इसका आंसर? विश्वजीत शक्कर का नहीं पूछा है मैंने, ग्लूकोज का पूछा है। काजल सही आंसर है बेटा, कामना सही आंसर है, राजकुमार सही आंसर है, पायल एकदम सही आंसर है। सही आंसर बेटा यहां हम रखेंगे 180 ग्राम, क्योंकि ग्लूकोज का अणु भार होता है बेटा 180 ग्राम। बस अब इसको हल करना है, आंसर आपके सामने होगा। तो आपको डेल टी भी निकालना था ना, इसको हल करते ही आंसर आपके सामने होगा। अब बिल्कुल इसी टाइप का दिखने वाला प्रश्न आपके बगल में है। अब चलो इस प्रश्न में आपको बताना है यहां पर कौन सा मान पुटअप करूंगा, यहां पर कौन सा मान रखूंगा। जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो। दूसरे वाले केस में क्या आंसर रखूंगा मैं? अच्छा, कई लोग तो बेटा आप लोग का जो आईडी है ना उसमें अच्छा सा नाम डाल दिया करो, नाम लेने में अच्छा लगता है। अभी देखो एक बच्चे का टॉप जी आर्क लिखा हुआ है। अब मैं क्या इसको प्रोनाउंस करूं? आपने आंसर सही दिया है, पर मैं चाहता हूं कि मैं बता सकूं बाकी बच्चों को कि कौन कौन से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो आप ना अपने आईडी में एक अच्छा सा नाम जरूर लिखना है बेटा। एक बच्चे ने लिखा है एमपी ऑफिशियल, अब इसका क्या मतलब मुझे नहीं पता। तो निखिल, कामना, साहिल, अजय, सचिन, मुकेश, पायल, अभय, सबका आंसर सही है। आपने बोला कि इसका अणु भार होता है 60 ग्राम, 60 ग्राम, और आप कह रहे हैं कि हम यहां पर 60 ग्राम पुटअप करेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, दो प्रश्न एक जैसे हैं, एकदम एक जैसे हैं। दो प्रश्न आपके सामने एकदम एक जैसे हैं, एकदम एक जैसे, बस क्या बदला? विले, यहां पर ग्लूकोज लिया, यहां पर मैंने एसिटिक अम्ल लिया। और अब मैंने आपसे जोर डालते हुए पूछा यहां पर क्या रखोगे? आपने बोला 180 ग्राम, यहां पर 60 ग्राम। आपने यहां 180 क्यों लिया? क्योंकि हमको पता है ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है। यहां पर 60 क्यों लिए? क्योंकि हमको पता है कि एसिटिक एसिड का अणु भार 60 ग्राम होता है। अब सुनना ध्यान से, दो प्रश्न एकदम एक जैसे, एकदम एक जैसे, पर इस वाले में आपका जो आंसर आएगा, जब इसको हल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सही होगा, पर इस वाले में आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। और आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हो गया। भाई आप तो सब चीज ठीक ठीक पुटअप किए हो, सारे मान आपने सही सही रखा है, आपका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हुआ। आप जब इस प्रश्न को पुस्तक में देखोगे, आप इसको हल करोगे, आपका आंसर गलत आ रहा है, आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे आखिर ऐसा हुआ क्यों। सब चीज तो ठीक चल रहा था, सब चीज तो ठीक चल रहा था, पर यहां पर इसको जब हल करोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। गलत मतलब पुस्तक में जो आंसर दिया है वो और आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा, और आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेटा अब पूरी कहानी ठहर जाती है विले पे। सब कुछ तो सेम था, बदला क्या? सिर्फ विले। इसमें विले कौन है बेटा? ग्लूकोज, और इसमें विले कौन है? एसिटिक अम्ल। सब कुछ सेम था, सिर्फ क्या बदला? विले बदला। तो इस बार आपके प्रश्न में विले के रूप में कौन आ गया है? विले के रूप में कौन आ गया? एसिटिक अम्ल आ गया है। तो एसिटिक अम्ल के आ जाने से मेरा प्रश्न जो मैं हल कर रहा हूं वो गलत क्यों आ रहा है? सिर्फ एसिटिक अम्ल के आ जाने से मेरा आंसर गलत क्यों हो रहा है? अब सुनो कहानी में क्या ट्विस्ट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आगे बताता हूं। अच्छा, पिछले क्लास में ना एक दो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सर इसको पूरा हल किया करो। एक दो बच्चे मुझे कमेंट किए थे कि सर इसको पूरा हल करो। इसको पूरा हल मैं क्या करूं बेटा? इसको गुणा करना है, फिर भाग देना है, ये तो आपका काम है। अब
पूरा प्रश्न समझाते समझाते अब मैं क्या आपको गुणा भाग करना भी सिखाऊंगा? बताओ, वो तो आपको आता है। तो इसको कई लोग बोलते सर पूरा हल किया करो। अब मैं बेटा गुणा करने बैठूंगा, भाग करने बैठूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो मेरा उद्देश्य है प्रश्न कैसे बनता है वो सिखाना। गुणा भाग तो आपको आता है भाई, और नहीं आता उस पर सीखो अच्छे से उसको, वरना 12वीं में स्कोर नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो तो आपका हिस्सा है बेटा, है ना। अच्छा, तो चलो वापस आते हैं। तो मैं इतना ही करूंगा हमेशा, याद रखना, मैं ये गुणा भाग करके नहीं बताऊंगा, वो आपका हिस्सा है। तो कभी प्लीज दोबारा ना कमेंट मत करना कि सर पूरा पूरा हल किया करो, इसको मैं क्या हल करूं बेटा, ये तो आपका हिस्सा है। चलिए, तो अब दिमाग घुमा हुआ है हमारा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दो एक जैसे प्रश्न हैं, इसमें आंसर सही आया, इसमें आंसर गलत, क्यों? अब जरा इसके पीछे का कारण सुनो बेटा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसी दो प्रश्न को मैं छोटा कर देता हूं। मुझे मालूम है आपको दिख नहीं रहा है, देखना भी नहीं है आपको, कोई बात नहीं, इसको मैंने एकदम छोटा कर दिया, पता नहीं क्या क्या लिखा है। ओके, अब जरा गौर से सुनो। अब जरा गौर से सुनो। इस वक्त दो प्रश्न आपके सामने दिया था, एक प्रश्न में ग्लूकोज था और एक तरफ के प्रश्न में एसिटिक अम्ल था। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आप जोर डालो बेटा। अब तक आप कितने अणु संख्या गुण पढ़ चुके हैं? 4। क्या क्या? डेल टीबी पढ़ा, डेल टीएफ पढ़ा, पाई पढ़ा और ये वाला पढ़ा, ये पढ़ा। अब आपने क्या ये नोटिस किया है कि अब तक जितने प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं उनमें विलेय क्या था? उनमें विलेय यानी कि सॉल्यूट क्या था? आपने इतने सारे प्रश्न बना लिए, क्या आपने नोटिस किया इतने सारे प्रश्न में सॉल्यूट क्या था? तो मैं याद दिलाता हूं, किसी किसी प्रश्न में ग्लूकोज था, किसी में फ्रुक्टोज था, किसी में यूरिया था, किसी में नेप्थलीन था, किसी में प्रोटीन था, किसी में कपूर यानी कि कैम्फर था। तो अब तक जितने प्रश्न तुमने बनाए हैं उनमें विलेय यही सब थे। पर क्या तुमने ये ध्यान दिया कि अभी तक एक भी प्रश्न में विलेय HCl नहीं था। एक भी प्रश्न में H2SO4 विलेय नहीं था। एक भी प्रश्न में NaOH नहीं था। एक भी प्रश्न में CaOH होल ट्वाइस नहीं था। एक भी प्रश्न में NaCl, एक भी प्रश्न में K2SO4, एक भी प्रश्न में AlCl3 नहीं था। नोटिस किए, अभी तक एक भी प्रश्न में ये सब नहीं थे, ये सब थे। अब इनमें अंतर क्या जानते हो बेटा? अंतर ये है कि ये सब ऐसे यौगिक होते हैं, गौर से सुनना, ये सब ऐसे यौगिक होते हैं जिनको आप किसी भी चीज में घोल दो, ये ना तो टूटेंगे ना तो जुड़ेंगे। मतलब इनको बोलते हैं बेटा क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनको बोलते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन आप सबको पता होगा HCl पानी में जाते ही टूट जाएगा। आपको पता है H2SO4 पानी में जाते ही टूट जाता है। आपको पता है NaOH भी पानी में जाते ही टूट जाएगा। ये भी डिसोसिएट हो जाता है, ये भी पानी में जाते ही टूट जाता है। ये भी जैसे ही पानी में जाएगा टूट जाएगा, और ये भी पानी में जाते ही टूट जाता है। तो आपने क्या सुना? अब तक मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं, एक भी क्वेश्चन में ऐसे यौगिक नहीं आए थे जो विलायक में जाते ही टूट जाते हो। तो क्या समझे बेटा? अगर कोई यौगिक किसी विलायक में जाते ही वैसा का वैसा रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तुम खुद बुद्धि लगाओ, अभी कुछ देर पहले इस बारे में बात चल रहा था कि अणु संख्या गुण क्या होते हैं। अणु संख्या गुण क्या होते हैं? जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और सोचो, अगर आपके पास कोई ऐसा यौगिक आ गया जो पानी में जाते टूट जाएगा तो अणु संख्या गुण का मान भी बदल जाएगा। अगर कोई यौगिक ना टूटे और अगर कोई यौगिक टूटे तो दोनों में अणु संख्या गुण तो अलग अलग आएगा ना। तो प्रैक्टिकल करने से आपको पता चलेगा कि दोनों में अणु संख्या गुण अलग आ रहा है। पर जब हल करोगे, प्रश्न बनाओगे, तो प्रश्न बनाने का तरीका तो सेम ही रहता है ना जी। उसमें क्या बदलाव लाओगे? अगर मैं प्रैक्टिकल करके पता करूंगा तो ग्लूकोज में अलग मान आएगा, HCl में अलग मान आएगा। पर जब
प्रश्न हल करता हूं तो प्रश्न हल करते समय मेरे पास तो एक ही सूत्र है जो मैंने अभी बताया था, तो सूत्र तो मेरे पास एक ही था। तो अब मैं क्या करूं? तो अब कहानी में यहीं पर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि जब भी आपके प्रश्न में ये सब यौगिक आते हैं तो बेटा ये सब ऐसे यौगिक हैं जो कभी टूटते नहीं, इनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो यौगिक पानी में जाते ही टूट जाए इनको बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हिंदी में वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अब कहानी ये है कि अगर किसी प्रश्न में ये सब रहेंगे तो अणु संख्या गुण हल करने का तरीका एकदम सिंपल है। पर अगर किसी प्रश्न में ये सब आ गए तो अणु संख्या गुण का गणना करने में आपको परेशानी आने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर ये सब रहेंगे तो न्यूमेरिकल सिंपल तरीके से बनेगा, लेकिन अगर ये सब रहेंगे तो कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। अब वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, पहले इसे कॉपी कर लेंगे प्लीज। अभी मैंने सिर्फ क्या बताया, इनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये सब ऐसे यौगिक हैं जिसको किसी भी चीज में डाल दो ये ना तो टूटेंगे ना तो जुड़ेंगे, और ये सब ऐसे यौगिक हैं जिसको किसी विलायक में डालते ही या तो ये टूट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं ऐसा भी होता है ना। अब वो कैसे होगा बताऊंगा, पहले कॉपी करिए इसका प्लीज। आपका केमिस्ट्री में 100 में 97 आया, बहुत बहुत बधाई बेटा, खूब तरक्की करो। ओके ओके, तो अब ये सब जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अब इन सब का मतलब क्या है? और इन सब का बेटा अनिल कुमार, बेटा ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, इसमें कोई फीस नहीं है, पूरा फ्री क्लास है बेटा। ये जो हम क्लास ले रहे हैं ना, पूरा सिलेबस आपको फ्री में दिया जा रहा है, कोई ऐसा फीस नहीं है। आप बिल्कुल पढ़िए, हर दिन आइए, आप अच्छा स्कोर करें, बस हमें यही चाहिए। ओके, तो आप सब ने ये जो देखा इस वक्त, अब इन सबको अब मैं इस टॉपिक के साथ रिलेट करने जा रहा हूं। तो अब यहां पर मैंने लिखा है बेटा असामान्य अणु द्रव्यमान। असामान्य अणु द्रव्यमान, अब इसका क्या मतलब है? सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास एक अणु है, कोई भी एक अणु है, और इसको अगर मैं किसी विलायक में डाल दूंगा, और बेटा ये अणु किसी विलायक में जाते ही जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब ये ना तो टूटेगा ना तो जुड़ेगा। तो बेटा इसका जो अणु भार है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सोचो अगर कोई अणु किसी विलायक में जाते ही कुछ ऐसा कर जाए, गौर से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। मान लो कोई अणु किसी विलायक में जाते ही टूट जाए, तो बेटा एक अणु का अणु भार उस अणु के संरचना पर निर्भर करता है। और अगर अणु ही टूट गया तो संरचना बदल जाएगा, तो अणु भार भी तो बदल जाएगा। तो जैसे वो टूटेगा तो इनके भार बदल जाएंगे। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि अणु किसी विलायक में जाते ही दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, और अगर दो अणु जुड़ जाएंगे तो अणु भार भी तो बढ़ जाएगा। तो कहानी यह है कि बेटा कुल मिला के दो तरह के पदार्थ होते हैं। पहला, जिन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो किसी विलायक में जाते ही ना तो टूटेंगे ना तो जुड़ेंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, नेफ्थलीन, प्रोटीन एटसेट्रा। पर कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो विलायक में जाते ही या तो टूट जाएंगे या तो जुड़ जाएंगे, या तो डिसोसिएट हो जाएंगे या तो एसोसिएट हो जाएंगे। इनको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। और एकदम सिंपल कहानी है, अगर कोई यौगिक विलायक में जाते टूट जाए तो उसकी संरचना बदल जाएगी, और संरचना बदल गई तो भार भी बदल जाएगा, और अगर जुड़ गया तब भी संरचना बदल जाएगी, और अगर संरचना बदल गई तो भार बदल जाएगा। तो बेटा अब क्या समझे, अगर कोई यौगिक
किसी विलायक में जाते ही अगर टूट गया या जुड़ गया तो उसका अणु भार बदल जाएगा। और सोचो, अगर आपको यह पता नहीं चल पाया कि अणु भार बदल के कितना हो गया है। आपको याद है कुछ देर पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, ये वाला प्रश्न, एक मिनट, आपको कुछ देर पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था, ये वाला प्रश्न, ये वाला। तो बेटा, ग्लूकोज किसी विलायक में जाते ही ना तो टूटता है ना तो जुड़ता है, तो इसका अणु भार नहीं बदलता। लेकिन एसिटिक एसिड बेंजीन में जाते ही जुड़ जाता है, तो उसका अणु भार तो बदल जाएगा ना। अब आपको सपना थोड़ी आया है कि एसिटिक अम्ल का अणु भार बदलने वाला है। आप तो यहां वही अणु भार रखोगे ना जो आपको बचपन से सिखाया गया है। तो आपने गलती कहां पर किया, आपने यहां पर वही मान रख दिया जो आपको इसको निकालने आता है। पर आपका आंसर गलत क्यों आया? क्योंकि आप इस बात को ध्यान नहीं दे पाए कि मैंने इस बार एसिटिक अम्ल लिया है, और एसिटिक अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो विलायक में जाते ही या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा, और जहां टूटा या जुड़ा तो अणु भार तो बदल जाएगा ना। और अगर आप यहां बदला हुआ अणु भार रखोगे तब तो आपका आंसर सही आएगा। पर आपने यहां बदला हुआ अणु भार थोड़ी रखा, आपने तो 60 रख दिया ना। 60 मतलब इसका नेचुरल भार, और आपका आंसर गलत आया। तो कुल मिला के कहानी यह है कि ऐसे यौगिक जो टूटते नहीं जुड़ते नहीं, उनका अणु भार भी नहीं बदलेगा। और अणु भार नहीं बदलेगा तो न्यूमेरिकल में यहां पर वही भार रखोगे जो आपको पता है। पर अगर कोई वैद्युत अपघट्य आ गया तो बेटा वो टूटेगा या फिर जुड़ेगा, और जहां कोई कंपाउंड टूटता है या जुड़ता है तो उसका अणु भार बदल जाता है, और बदले हुए अणु भार को ही हम कहते हैं असामान्य अणु भार। अगर भार बदल गया उसी को बोलते हैं असामान्य अणु भार। और अणु भार के बदलने का कारण क्या है? दो कारण है। पहला, या तो आपका विलय संगठन कर रहा है, यानी कि एसोसिएट हो रहा है, यानी कि दो अणु मिलके एक हो जा रहे हैं, या फिर आपका विलय वियोजन कर रहा है, यानी कि डिसोसिएशन कर रहा है, यानी कि एक अणु जाके टूट जा रहा है। तो बेटा ऊपर में मैंने लिख दिया है कि असामान्य अणु भार क्या होता है, असामान्य अणु भार क्या होता है और अणु भार में बदलाव कैसे होता है। पर कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो बस मैंने ये जाना है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो अपना अणु भार बदल देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अणु भार बदला तो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका ही बदल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं ये आपको अगले क्लास में, यानी कि कल के क्लास में बता पाऊंगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रीड कर लो, और कहानी को फिर अगले क्लास में बताएंगे बेटा। तो एक बार एसोसिएशन हो रहा है, एक बार डिसोसिएशन हो रहा है। तो चलिए, टाइम हो चुका है, कल के क्लास में इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। और अभी जो रहस्य बना हुआ है कि आखिर न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे वो अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बेटा आज क्लास में तय करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। और थोड़ा पढ़ के आइएगा, मजा आएगा।